नमस्कार दोस्तों, मंथन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 41 से 60 की तरफ बढ़ेंगे। यह जो है ना सेट 1 का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने 1 से 20 तक किया था, दूसरे लेक्चर में 21 से 40 तक और तीसरे लेक्चर में हम लोग 41 से 60 की तरफ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है पहला 41 नंबर, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसमें निकाला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लाइकेन है, दूसरा है पत्ता गोभी और तीसरा नंबर है हल्दी और चौथा है पेटूनिया का फूल। तो ये हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका लाइकेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में जो है ना सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसमें सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो Na2ZnO2 + H2 सोडियम जिंकेट का यह रासायनिक सूत्र है। Na2ZnO2 + H2 हाइड्रोजन गैस साथ में मुक्त होता है। मतलब 42 का डी आंसर हो जाएगा। 42 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो आप सभी को पता है कि pH स्केल जो है ना अम्लीयता या क्षारीयता की शक्ति को नापता है। विलयन की जो है ना अम्लीयता या क्षारीयता की शक्ति को क्या करता है? ये मापता है। तो pH स्केल का खोज जो है ना सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने। pH स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था और सोरेनसन साहब ने ही बताया था pH स्केल के बारे में कि pH स्केल का वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है, 1 से 14 तक होता है। तो pH स्केल का उदासीन विलयन का है तो उदासीन विलयन का होता है 7। 7 से अधिक रहेगा तो हो जाएगा क्षार और 7 से कम रहेगा तो हो जाएगा अम्ल। तो यहाँ हो जाएगा उदासीन विलयन का 7। क्या होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसको खाने वाला सोडा बोलते हैं NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्वेश्चन नंबर 44 का ए आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब कि NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया में जो है ना HCl कौन सी यहाँ पे HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का कौन सा अनुपात होता है? तो ऐसे आंसर होगा 3:1। ए नंबर हो जाएगा। 45 का है। 3:1 के रेशियो में 3 मोल जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 मोल नाइट्रिक अम्ल के मिला देने से एक एक्वा रेजिया बनता है जिसमें जो है ना सोने को भी गलाने की क्षमता रखती है। ये जो है ना अपने अंदर में सोना को भी गला देगा। एक्वा रेजिया जो है ना इतना बड़ा खतरनाक मिश्रण बनता है ये अम्ल का कि इसमें सोना को भी गलाने का क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र किसका संगमरमर का कौन सा है? 46 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का। ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक की क्या कहते हैं? तो कीटोन तो C डबल बॉन्ड O को कहते हैं, एल्डिहाइड CHO को कहते हैं, ईथर जो है सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड O को कहा जाता है। अम्ल की बात करेंगे तो इसको C डबल बॉन्ड OH को कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो अम्ल, अर्थात आंसर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C। तो 47 का हो जाएगा C। 47 क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। फिर से क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से निकलता है कि CO2 से निकलता है कि ग्लूकोज से निकलता है कि डिक्टियोसोम से निकलता है? ऐसा जो भी है तो जल में भी H2O में इसमें भी ऑक्सीजन पाया जा रहा है और साथ में आपको बताइए CO2 में भी ऑक्सीजन की मात्रा है। और ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6
और O6, तो इसमें सब में ऑक्सीजन है, तो लेकिन आंसर हो जाएगा ग्लूकोज से। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो ग्लूकोज से। क्यों? क्योंकि टूटता ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट करके जो है ना जल की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, ये दोनों की जो है ना हेल्प की मदद से ग्लूकोज टूटता है। टूट करके ऑक्सीजन बनाता कौन है? तो ग्लूकोज बनाता है। ऐसा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में ही पढ़े होंगे कि ग्लूकोज को तोड़कर जो भारी मात्रा में ऊर्जा बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, तो ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 49 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है क्लोरोफिल में। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। लाल रक्त कण में नहीं थी। लाल रक्त कहते हैं आरबीसी को, तो ये आरबीसी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, बस है ना जी। और यहाँ डब्ल्यूबीसी कौन सी यहाँ पे है? डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी की भी खास बात नहीं है। और वर्णिल लवक, तो वर्णिल लवक रंगीन भाग में, लेकिन मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। 49 का ए हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है घेघा। क्या है? घेघा। दूसरा मधुमेह, तीसरा क्रेटिनिज्म, और चौथा है जो है ना बौनापन की। क्रेटिनिज्म और दोनों एक ही चीज़ है लगभग। और घेघा की बात करें तो घेघा होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको जो है ना घेघा बोलते हैं, इसको घेघा बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर, है ना। अब मधुमेह को कहा जाता है डायबिटीज़। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के नाम से इसको जानते हैं, बस में ना जी। तो डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ बोले तो मधुमेह, तो बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसी को कहते हैं चिनिया रोग बोलते हैं, इसको शुगर बोलते हैं, बस है ना जी। जो इसमें अग्नाशय जो है ना क्या होता है? प्रभावित होता है। मधुमेह होता कहाँ है बुआ? तो अग्नाशय में। कहाँ होता है? अग्नाशय। इसमें अग्नाशय क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। अग्नाशय में जो है ना दिक्कत पहुँचता है, समस्या पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देखेंगे इसको। 51 में द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन अमीबा में होता है कि पैरामीशिया में होता है कि लैस्मेनिया में होता है? इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, क्योंकि लैस्मेनिया भी एक प्रकार का परजीवी ही है जो अमीबा की क्वालिटी की ही होता है। ये दूसरे पर आकर निर्भर करता है, तो इसमें द्विखंडन की क्रिया होता है। अमीबा में द्विखंडन बहुविखंडन दोनों होता है, और पैरामीशिया में भी हो सकता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। द्विखंडन किस में होता है? इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? फूल में नर प्रजनन अंग कैसा होता है? फूल में नर प्रजनन अंग, तो नर प्रजनन अंग का मतलब होता है जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, तो मेल है पुंकेसर। कौन सी है? पुंकेसर। तो ए नंबर 52 का क्या हो जाएगा? ए, जिसको कहेंगे पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। वर्तिकाग्र या वर्तिका, समझे ना। और नेक्स्ट है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर हो गया। 52 से 53। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? अंडाणु जो है ना जो होता है ओवम जिसको बोलते हैं, बस है ना जी। तो ये निषेचित कहाँ होता है? वो निकलता है जो है ना ओवरी से। कहाँ से निकलता है? ओवरी से, बस है ना जी। जिसको अंडाशय बोलते हैं, तो अंडाशय से निकलता है। योनि को विजाइना बोलते हैं, तो ये विजाइना से नहीं होगा। गर्भाशय को यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस, बस में ना जी। और फैलोपियन ट्यूब, तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो 53 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, अवतल लेंस का आवर्धन एम के बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन एम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो एम बराबर होता है, तो एम किसके बराबर होता है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है, आवर्धन एम किसके बराबर होता है? तो आवर्धन एम बराबर होता है, एम बराबर फार्मूला होता है V/U। क्या होता है? V/U।
तो डी हो जाएगा ऑप्शन। हालांकि एक फॉर्मूला होता है एम बराबर आई बाई ओ, क्या होता है आई बाई ओ, तो एम बराबर आई बाई ओ भी होता है और एम बराबर जो है ना वी बट्टा यू भी होता है। तो आवर्धन के दो फॉर्मूला थे, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वी बट्टा यू, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, नहीं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों आवर्धन का फॉर्मूला है। आवर्धन का अपना कोई मात्रक नहीं होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये भी बन सकता है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये संबंध है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ए बराबर आर बाई टू। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। और नहीं तो रहता था आर बराबर टू इंटू एफ, तो आर बराबर टू इंटू एफ, तो यहाँ पे तो आर बराबर टू इंटू एफ भी दे रखा है, तो संबंध तो भाई ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर बराबर टू इंटू एफ भी दे रखा है। तो गोलीय दर्पण फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है भाई? यहाँ पे आर बराबर जो है ना टू इंटू एफ भी हो सकता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ऐसा भी हो जाएगा। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। ऐसा क्वेश्चन के मिसप्रिंट के आधार पर हो रहा है, तो इसमें ए और सी दोनों सही हो जा रहा है। ठीक है, ए और सी दोनों, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेंगे जहाँ से आपको सही जवाब चुनना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक दोनों सही हो जा रहा है। ए बराबर आर बाई टू और आर बराबर टू इंटू एफ, बिकॉज बट्टा में टू है, तो इधर जाएगा तो ये गुना करेगा, तो एफ के साथ गुना करेगा टू एफ हो जाएगा, तो आर बराबर टू एफ हो जाएगा। तो ये दोनों सही हो जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यहाँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 55 का, जो है ना ए भी सही है और सी भी सही है। चलिए, कहता है 56 क्वेश्चन में कि 56 में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में दृश्य प्रकाश, जो प्रकाश देखने योग्य है, जिसको देखते हैं उसको दृश्य प्रकाश कहते हैं, किस वर्ण तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होता है? मतलब उसमें कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। किसका होता है? लाल का। हम बताना चाहेंगे कि सबसे कम होता है बैगनी का। किसका होता है? बैगनी। बैगनी के बाद क्या होता है? जामुनी। क्या होता है? जामुनी। और जामुनी के बाद जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं नीला। क्या होता है? नीला। नीला के बाद होता है हरा। क्या होता है? हरा। वैजा नी ह पी, और उसके बाद पीला। क्या होता है? पीला। और एक होता है न से नारंगी। क्या होता है? नारंगी। और एक होता है ला से क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। वैजा नी ह पी ना ला। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 जो है ना रंग होते हैं, और 7 रंग में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। तो यहाँ अधिकतम पूछ रहा है तो 56 का बी। 56 का क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बचते हैं 56 तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? 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 तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। इसमें एक वो एक्स्ट्रा लग गया है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक। कूलम्ब जो है ना आवेश का मात्रक है। कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का मात्रक क्या हुआ? कूलम्ब। ठीक है। और जूल मात्रक है ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का। जूल मात्रक ऊर्जा का। वोल्ट मात्रक है विभव का। किसका? यहाँ पे विभव। मैंने चारों लिख दिया। और ये वाट मात्रक किसका? शक्ति का। तो 57 का हो जाएगा बी। 57 क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत होता है डब्लू। क्या होता है? डब्लू। सुनो, टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ता है? हीलियम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम। तो यूरेनियम 235 से 238 की सहायता से जो है ना नाभिकीय ऊर्जा हमें प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम 235 की सहायता से नाभिकीय ऊर्जा क्या किया जाता है? 59 का जगह सी यूरेनियम। क्या जाएगा? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का कि ग्लोबल वार्मिंग, कौन वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग में रह छूट गया है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग होगा। वार्मिंग होगा, आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ऑक्सीजन है ऑप्शन में, NH2 है और नाइट्रोजन है और CO2। तो CO2 एक गर्म गैस है, CO2 एक गर्म गैस है, CO2 गर्म गैस है। तो गर्म गैस होने के कारण जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए सहायक कौन होता है? तो ये गर्म गैस कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। तो 60 का हो जाएगा C, 60 का क्या हो जाएगा C। आज पर इतना ही रहने देते हैं और आज के साथ जो है ना यहाँ पे क्लास सेट 1 का ये तीसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर को यही रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक करेंगे। इस प्रकार सेट 1 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। आप सभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से इसको देखते रहें। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। थैंक यू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।